हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक और आज मैं बात करने वाला हूं DCEU के यूनिवर्स की आने वाली फ्लैश फिल्म से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स के बारे में, जिस अपडेट को सुनने के बाद आप इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, जो फिलहाल तो 2022 से पहले आने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी अपडेट्स निकल कर आए हैं जिसे काफी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने कवर किया है, इसलिए आपको भी इन सभी डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्लैश की आने वाली फिल्म एक्चुअल में फ्लैश पॉइंट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में हमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया जाने वाला है। और कुछ दिन पहले जेफरी डीन मॉर्गन की रूमर्स निकल कर आई थी कि हमें जेफरी डीन मॉर्गन का कैरेक्टर थॉमस वेन फ्लैश की इस सोलो मूवी में नजर आने वाला है। और ऑब्वियसली अगर थॉमस वेन उस फिल्म में हो गए तो फिल्म का कॉन्सेप्ट फ्लैश पॉइंट का ही है, जिसमें ब्रूस वेन जिंदा नहीं बल्कि उनके पिता थॉमस वेन जिंदा बच जाते हैं और ब्रूस की मॉम मार्था वेन फ्लैश के इस यूनिवर्स की जोकर है। और कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे हमने ऑब्वियसली डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स में देखा है, यानी कि फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स फिल्म। यानी अगर उन्हीं सभी चीजों को फिर से रिपीट किया जाएगा तो डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स और लाइव एक्शन यूनिवर्स में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर मेजर चेंजेस के तौर पर एक सबसे बड़ा चेंज किया गया है, और ये चेंज बेन अफ्लेक के बैटमैन के रोल छोड़ने के बाद के है। यानी अगर देखा जाए तो डीसी की तरफ से पहले इसी प्लानिंग पर आगे बढ़ा जा रहा था कि हमें फ्लैश के इस वर्जन में जेफरी डीन मॉर्गन नजर आते थॉमस वेन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए, और जोकर के कैरेक्टर का रोल प्ले करती इस यूनिवर्स में लूरेन कोहन। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है DCEU के इस यूनिवर्स में। और अब आपने जितनी भी वीडियोस और काफी सारी वेबसाइट्स के आर्टिकल देखे हैं बेन अफ्लेक के रिटर्न आने के, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आर्टिकल्स और वीडियोस भी ठीक ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन रिटर्न जैसे ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ह्यूग जैकमैन का करियर वुल्वरिन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के बाद बना था, और बेन अफ्लेक पर आ जाए तो ये टाइम बेन अफ्लेक के लिए एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर वो अपनी फैमिली के पर्सनल मैटर से भी गुजर रहे थे। यानी उनका इस रोल के लिए फिर से रिटर्न आना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए वार्नर ब्रदर्स ने जो अब डिसीजन लिया है DCEU के इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से सॉफ्ट रिबूट करने का, वो डिसीजन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और आई होप फ्लैश की ये फिल्म इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को काफी अच्छी तरीके से रिबूट भी करेगी, जिसकी शुरुआत का ये आइडिया सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जिसमें सीधे सीधे माइकल कीटन जैसे एक्टर का नाम निकल कर आया है, जो DCEU के इस यूनिवर्स में फिर से ब्रूस वेन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। और यही नहीं, अब हॉलीवुड रिपोर्टर्स और डेडलाइंस की तरफ से और भी काफी अच्छी डिटेल्स निकल कर आई है, जैसे कि अब तक माइकल कीटन और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के बीच बैठकर अभी फिलहाल तो बातचीत चल रही है, जो इन वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग 90% तक की कंप्लीट हो गई है। और हो सकता है कि माइकल कीटन फिर से हमें इस फिल्म में बैटमैन के उस लेजेंड कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आए, जिसे हमने बचपन में देखा है, जिन दोनों ही प्रोजेक्ट्स को टिम ब्रूटन ने डायरेक्ट किया था। और आगे इस यूनिवर्स में वो फिल्म के और भी पार्ट्स बनाना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेट स्टूडियो की तरफ से उन्हें ऐसा करने नहीं दिया गया, जिसके बाद बैटमैन के इस यूनिवर्स को पूरी तरीके से उठाकर लाइट टून में डाल दिया गया, ताकि बच्चों को बैटमैन का ये यूनिवर्स ज्यादा डार्क नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा अलग लगे, जिसे बाद में डायरेक्ट जोएल स्कममचर ने किया था, जिनके यूनिवर्स में बैटमैन की सिर्फ बैटमैन फॉरएवर फिल्म ही ठीक ठाक बनी थी। और बैटमैन एंड रॉबिन का क्या हाल था, उस बारे में मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन अगर देखा जाए तो टिम ब्रूटन के दोनों वर्जन की फिल्में सच में वार्नर ब्रदर्स के लिए एक जबरदस्त हिट फिल्म थी, और दोनों फिल्मों का वर्जन भी एक डार्क टोन में बनाया गया था, जिसे आगे चलकर क्रिस्टोफर नोलन ने अपने हिसाब से काफी अच्छी तरीके से कंटिन्यू किया, जो कि आज एक लेजेंड मानी जाती है डार्क नाइट की सीरीज में। लेकिन इसके पहले की दो फिल्में यानी कि बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन रॉबिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ज्यादा अच्छा कमाल नहीं कर पाई थी। और यही वो टाइम था जिस टाइम पे वार्नर ब्रदर्स ने बैटमैन के कैरेक्टर को पूरी तरीके से सुला दिया, यानी कि लाइव एक्शन वर्जन की फिल्में 1995 के बाद वार्नर ब्रदर्स ने कंटिन्यू नहीं रखी। हालांकि एनिमेटेड वर्जन को काफी लंबा कंटिन्यू किया गया है, बट जैसे कि मैंने कहा, साल 2005 में जब नोलन ने इस डार्क नाइट की सीरीज की शुरुआत की, तो वो शुरुआत सच में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार थी, जिसे आगे चलकर जैक स्नाइडर ने अपने हिसाब से बनाने की कोशिश की, क्योंकि दोनों के ही यूनिवर्स का बैटमैन बहुत ज्यादा अलग है। जिसमें अगर बात करें नोलन की, तो नोलन की फिल्म में बैटमैन क्रिमिनल्स को जल्दी नहीं मारता अपने हाथों से, जबकि जैक स्नाइडर में बैटमैन का ये वर्जन पूरी तरीके से अलग है। तो चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जिसमें अब कहा यह जा रहा है कि माइकल कीटन अगर इस डील को एग्री कर लेते हैं, तो वो हमें इस फिल्म में सिर्फ ब्रूस वेन के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हुए नजर नहीं आने वाले, बल्कि उन्हें इस फिल्म में भी बैट सूट पहनाया जाएगा, भले से ही वो इस फिल्म में बूढ़े बैटमैन का रोल क्यों ना प्ले करे। बल देखा जाए तो जब इसकी कंफर्मेशन निकल कर आई थी, तो लोगों ने इसका सीधा सीधा अंदाज बैटमैन बियॉन्ड के यूनिवर्स से लगाया था, कि शायद हो सकता है कि DCEU के इस यूनिवर्स में हमें आगे चलकर जल्द ही बैटमैन बियॉन्ड की फिल्म देखने मिलेगी, या फिर टैरी मिक्सन का कैरेक्टर, जो बैटमैन बियॉन्ड के इस यूनिवर्स का नया बैटमैन है। लेकिन अब जो डिटेल्स निकल कर आई है, वो हमें सीधे सीधे बैटमैन की इस कॉमिक बुक की याद नहीं दिलाती, बल्कि बैटमैन की किंगडम कॉम की कॉमिक बुक की सीरीज पर ले जाती है। यानी कि एक ऐसा फ्यूचर जिस फ्यूचर में सारे के सारे जस्टिस लीग के मेंबर बूढ़े हो चुके हैं, जिनमें ऑब्वियसली बैटमैन भी शामिल है, जो कि सभी सुपर हीरोज के मुकाबले में एक आम सा आदमी है, ठीक बिल्कुल एरो के कैरेक्टर की तरह। और इतने बूढ़े होने के बाद भी बैटमैन जुर्म से लड़ रहा है, जिसमें हम उसे काफी अलग और एडवांस सूट में देखते हैं, जिस सूट
की मदद से बैटमैन इन क्राइम से फाइट भी कर पाता है और खुद को स्टेबल भी रख पाता है, वो भी सूट को उतारने के बाद, क्योंकि सूट उतारने के बाद बैटमैन कुछ मेटल्स की चीजों के सहारे चलता है, जैसा हमने एरोवर्स के यूनिवर्स में देखा है। जिस सूट को बैटमैन की सीरीज के लेजेंडरी वॉइस एक्टर केविन कॉन्ड्री ने पहना था उस फ्यूचर यूनिवर्स का बैटमैन बनने के लिए। और अब इसी कॉन्सेप्ट को हम फ्लैश की आने वाली फिल्म में भी देखेंगे, जिस फिल्म में हम माइकल कीटन के कैरेक्टर को ऐसे ही किसी सूट में देखने वाले हैं। लेकिन अब तक जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडियो और माइकल कीटन के बीच अभी फिलहाल तो 90% तक की ही बातचीत कंप्लीट हुई है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने शायद कोई ना कोई दूसरी प्लानिंग भी कर रखी है। जैसे कि अगर माइकल कीटन इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो स्टूडियो सीधे अपने दूसरे प्लान पर बढ़ेगा आगे, क्योंकि अगर आ जाए उसी रिपोर्ट्स पर तो उस रिपोर्ट में कहा यह भी गया है कि माइकल कीटन चाहते हैं कि अगर वो बैटमैन का कैरेक्टर का रोल प्ले करे तो उन्हें उनकी टीम में टिम बर्टन भी चाहिए, जिन्होंने इसके पहले स्टूडियो के लिए 2 बैटमैन की फिल्म डायरेक्ट की थी। और सच में जैसे कि मैंने कहा उनका वर्जन दोनों ही फिल्म में बहुत ज्यादा अलग और अच्छा था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि इस आने वाली फ्लैश फिल्म के डायरेक्टर को कंफर्म कर लिया गया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म के डायरेक्टर एंड्रिस मुशर्टी है, जिन पर सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है DCEU के इस यूनिवर्स को रिबूट करने की, जो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छी तरीके से भी करेंगे। और इसके अलावा उनके अंडर अटैक ऑन टाइटन का प्रोजेक्ट भी है। और यही नहीं, अगर माइकल कीटन इस रोल को करने के लिए मान जाते हैं तो इसके अलावा हमें फ्लैश के इस यूनिवर्स में कैट वुमेन भी नजर आने वाली है, जिसका रोल बैटमैन रिटर्न फिल्म में मिचेल फाइवर ने प्ले किया था। यानी इस वर्जन में हम ब्रूस वेन और कैट वुमेन को एक साथ देखेंगे, जिनकी शादी भी हो गई होगी और शायद हो सकता है कि उनका एक बेटा भी हो, जो बैटमैन की इस लेगेसी को रॉबिन बनकर आगे कंटिन्यू कर रहा होगा इस यूनिवर्स में। और इन सभी डिटेल्स से सच में मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ माइकल कीटन के इस पूरे के पूरे बैटमैन के यूनिवर्स को देखने के लिए, अगर ऐसा कुछ पॉसिबली होता है तो। चलिए अब आते हैं वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के दूसरे बैकअप प्लान पर, जो कि शायद माइकल कीटन के मना करने के बाद वेल किमलर के बैटमैन के वर्जन पर भी जा सकता है, या फिर जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन के वर्जन पर। लेकिन इन सब के बीच वार्नर ब्रदर्स ने जितना ज्यादा फोकस माइकल कीटन और क्रिस्टियन बेल के बैटमैन को लेकर रखा है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स के क्रिस्टियन बेल का बैटमैन, जो हो सकता है कि हमें फ्लैश की इस फिल्म में नजर आ जाए अगर माइकल कीटन इस रोल को करने से मना कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप मेरी पर्सनल राय जानो तो मैं चाहता हूँ कि माइकल कीटन ही फ्लैश के इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन और बैटमैन के कैरेक्टर का रोल प्ले करे, क्योंकि मैंने हॉलीवुड में पहली सुपर हीरो मूवीज बैटमैन की ही देखी थी और माइकल कीटन सच में मुझे बैटमैन के कैरेक्टर के रोल में बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और डेफिनेटली आज की जनरेशन तो क्रिस्टियन बेल को ही कास्ट करने के लिए बोलेगी, जिसे वार्नर ब्रदर्स अपने सेकंड प्लान के तौर पर यूज करेगा। अगर माइकल कीटन इंटरेस्टेड नहीं है तो, यानी DCEU फ्लैश पॉइंट के इस यूनिवर्स को काफी अलग तरीके से लोगों के सामने रखना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमिक बुक और फिल्म के एनिमेटेड वर्जन की ही तरह इसे भी कॉपी पेस्ट कर बनाया गया तो चीजों में कोई भी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं रहेगा और लोग जाकर वही देखी हुई और रीड की हुई स्टोरी को पैसे देकर थिएटर में क्यों देखेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इसलिए यहाँ पर माइकल कीटन को थॉमस वेन की जगह पर डालकर सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे आइडिया को पिक किया गया है, जो कि देखा जाए तो काफी बड़ा सरप्राइज था। यानी कि एक ऐसा कैमियो जिसे फैंस देखकर पूरी तरीके से पागल हो जाते। लेकिन ये खबर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि काफी आसानी से लीक हो गई और काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने इसे कवर किया, क्योंकि इससे फिल्म को अच्छा खासा बूस्ट भी मिला है। यानी कि एक अच्छी खासी पब्लिसिटी, जिसकी वजह से फैंस की नजर इस फिल्म की तरफ बहुत ही ज्यादा चली गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो मैट रिव्स की आने वाली बैटमैन फिल्म को फिलहाल तो अभी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिल रही जितना ज्यादा फोकस में फ्लैश की आने वाली फिल्म है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पहले रॉबर्ट पैटिसन की फिल्म ही आएगी द बैटमैन, उसके बाद जाकर फ्लैश की ये फिल्म हमें देखने मिलेगी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो होने वाली है फ्लैश फिल्म में वो एक मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को हमें दिखाएगी। और प्रेजेंट अर्थ की टाइमलाइन में जो बैटमैन है वो ऑफिशियली रॉबर्ट पैटिसन है, जिसकी शुरुआत मेरे हिसाब से तो मैट रिव्स डिटेल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि बैटमैन का स्टार्टिंग स्टेज जिसमें वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी को खुद ही बनाता है और आगे चलकर वो गॉथम के लिए एक लेजेंड माना जाता है, यानी कि गॉथम का एक ऐसा रखवाला जिससे क्रिमिनल्स पुलिस से भी ज्यादा डरते हैं। खैर तो अब चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल और मैं हूं अजीज शेख, जो जाते जाते आपसे बस यही जानना चाहता है कि आपकी क्या राय है इन सभी की सभी डिटेल्स को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ही टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, बगल में बने हुए इस बेल आइकन को क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फिल्मों से रिलेटेड तो सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। हालांकि आपको वहाँ पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके हर एक सवाल के जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। बट याद रहे, क्वेश्चन फिल्मों से ही रिलेटेड होना चाहिए। और हाँ, इसके अलावा एक और डिटेल कि यूट्यूब पर मेरे टोटल 3 चैनल्स हैं, जिनमें से एक है द मूवी स्टॉक शो, जिस पर आपको बॉलीवुड से रिलेटेड काफी सारी मूवीज के अपडेट मिलेंगे। दूसरा है मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन, जिस पर मैं काफी सारी मूवीज और सीरीज
सीरीज एक्सप्लेन करता हूँ, और तीसरा और आखिरी चैनल है मूवी स्टॉक, जिस पर आपको हॉलीवुड मूवीज की अपडेट्स मिलती है। तो मेरे इन तीनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे सीधे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।